हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लखनऊ यूनिवर्सिटी के वो सारे छात्र जो कि अब थर्ड सेम में या फिफ्थ सेम में जाएंगे, उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जिसको कि आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे और उनमें से बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट से मिल जाएंगे। बेसिकली हुआ क्या है कि 13 जून का ये एक डॉक्यूमेंट है। 13 जून का ये डॉक्यूमेंट है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब ने इसको डिस्प्ले किया है और वेबसाइट पर भी आपके अपलोडेड है। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये बेसिकली जो कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर जो होता है 25-26 का, उसके बारे में है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सेशन शुरू होने वाला है, जिसको कि हम 25-26 सेशन कहेंगे, इस सेशन में कब क्लास होंगी, कैसे क्लास होंगी, क्लास या इवेल्युएशन या रिजल्ट या एग्ज़ाम का जो भी कुछ खाका है वो इसके अंदर दिया होता है। तो 6 जून का ये पूरा डॉक्यूमेंट है और जो कि आगे 13 जून को ये अल्टीमेटली पब्लिश हुआ था। तो ज़रा देखें इसके बारे में। सबसे पहले तो आपको देखने वाली ज़रूरी बात ये है कि तीसरे और पाँचवें सेमेस्टर में, अच्छा, ये जो पूरा है ये बीएससी और साथ ही साथ एमएससी, ये दोनों ही कोर्सेज के लिए है। तो अगर आप बीएससी थर्ड में हो या फिफ्थ में हो तो भी, या बीएससी या एमएससी थर्ड में हो तो भी ये आपके ऊपर लागू है। तो इसमें लिखा है कि आपका जो ऑड सेमेस्टर होगा, यानी तीसरा या पाँचवा सेमेस्टर जो होगा, वो शुरू होगा 21 जुलाई से। ठीक है, 21 जुलाई से आपका सेशन शुरू होगा। फिर 90 दिन का कार्य दिवस होना ज़रूरी है, छुट्टियाँ वुट्टियाँ हटा करके। तो 15 हफ्ते का समय या 90 दिन का जो समय है वो पूरा होगा आपका 30 अक्टूबर को। तो 21 जुलाई से आपकी पढ़ाई शुरू होगी और 30 अक्टूबर तक आपकी पढ़ाई होगी। उसके बाद आपकी जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल जो हैं, वो 10 नवंबर तक ख़त्म हो जाएंगी। फिर एक एग्ज़ाम विंडो दिया गया है। ये एक नया वर्ड है, इसको याद रखिएगा, आगे इसको हम लोग और समझेंगे इसका महत्व क्या है। तो 11 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर ये पूरा एग्ज़ाम विंडो है। इसी एग्ज़ाम विंडो में आपके एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे, चाहे थर्ड के हों चाहे फिफ्थ के हों। रिटर्न एग्ज़ाम की बात हो रही है क्योंकि प्रैक्टिकल तो आपका पहले ही 10 अक्टूबर तक पूरा 10 नवंबर तक पूरा होने की बात हो चुकी है। तो यानी कि पहले आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, उसके बाद फिर आपके थ्योरिक एग्ज़ाम शुरू होंगे। 10 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे। तो ये 1 महीने का विंडो लिया गया है, शेड्यूल आपको ऐसा बनेगा। उसके बाद 5 जनवरी तक आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ऐसे ही जो आप अब फिर जब 5 जनवरी तक रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो फिर अगला जो आपका जो सेकेंड सेमेस्टर होगा, मतलब आप थर्ड में हो तो फोर्थ है, जो फर्स्ट है उनका सेकेंड है, जो फिफ्थ है उनका सिक्स्थ है, उनका जो सिक्स सेमेस्टर है वो 5 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। तो जिस दिन आपके ऑड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसी दिन आपका इवन सेमेस्टर का पढ़ाई शुरू हो जाएगी। फिर 4 अप्रैल तक पढ़ाई पूरी होगी, 10 अप्रैल तक आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे। और फिर एक और विंडो दिया गया है 11 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक का। तो करीब 1 महीने का ये विंडो है जहाँ पर आपके एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे, सेकेंड, थर्ड और सिक्स्थ या इवन सेमेस्टर के। तो इस तरह से 2 विंडो हैं। विंडो 1 में और सेमेस्टर के एग्ज़ाम खत्म होंगे, विंडो 2 में इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू खत्म होंगे। और फिर आपके 15 जून तक रिजल्ट आ जाएंगे और 1 जून से लेकर के 30 जून तक की आपकी गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी। तो इस तरह से ये इस बार के सेशन के लिए ही बड़ा स्ट्रीमलाइन किस्म का इन्होंने काम किया है। और इसके लिए इनका स्वागत करने वाली बात है क्योंकि इन्होंने 2 तरह के विंडोज़ पहले ही दे दिए गए हैं। तो बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होनी है कि कब एग्ज़ाम होंगे कब नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सख्ती इस बार प्रशासन ने रखी है तो ये अपना सारा काम इसी हिसाब से पूरा करा ले जाएंगे। आप देखिए इसमें आगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ लिखा गया है। इन्होंने लिखा है कि विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन कार्य परीक्षा आरंभ होने के प्रथम सप्ताह से आरंभ कर दिया जाएगा और परीक्षा समाप्ति के 1 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 नवंबर से शुरू होता है। तो 11 नवंबर शुरू होने का मतलब है 1 हफ्ता मान लो कि 18 नवंबर से कॉपी को चेक करना शुरू कर देंगे और 12 दिसंबर तक अगर वो चल रहा है एग्ज़ाम तो उससे 1 हफ्ता पहले मान लीजिए 7 दिसंबर तक वो कॉपी चेकिंग का काम पूरा हो जाएगा। अब अगर इससे बाद में कुछ एग्ज़ाम हो रहे होंगे तो उनकी कॉपी रखी जाएगी, पर मोटे मोटे तौर पर सबसे खास बात ये है कि एग्ज़ाम के साथ ही आपका कॉपी का इवेल्युएशन भी शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि रिजल्ट को सही समय पे निकालना इनके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अब होता क्या है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑड सेमेस्टर में तो डिस्क्रिप्टिव होता है आपका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ में तो आपके मूल्यांकन
मूल्यांकन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वहाँ पर कॉपी चेक करनी होती है, टीचर्स कॉपी चेक करते हैं मैनुअली। तो इसलिए अगर वो साथ साथ में काम शुरू कर देंगे तो आसानी से आपका रिजल्ट टाइम पे निकल आएगा, अदरवाइज तो थोड़ा सा डिले हो जाता था। अब देखो, किसी भी परिस्थिति में शिक्षण दिवस कम होने पर शिक्षण कार्य अतिरिक्त कक्षाएं, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करके पूरी की जाएंगी। मतलब अगर किसी वजह से अ, आप क्लास नहीं हो पा रहे, किसी वजह से कोई छुट्टी है, कोई इमरजेंसी है, कुछ भी ऐसा है, अगर यूनिवर्सिटी उस काम को पूरा नहीं कर पा रही है तो उसको उसने कहा है कि टीचर जो होंगे वो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे या ऑनलाइन क्लास लेंगे, लेकिन जो टाइम दिया गया है उसी टाइम में ही उनको अपना रिजल्ट, अपना पढ़ाई पूरा करना है। अब एक चीज़ देखो, पॉइंट नंबर 7 में देखो, यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 15 दिन में ही कक्षाओं के पश्चात पूर्ण करा लिए जाएंगे। क्या चीज़ है ये? रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। जैसे आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद ही विद्यार्थियों को रिजल्ट घोषित होने के 15 दिन के अंदर ही आपको उसका जो रजिस्ट्रेशन है, प्रवेश जो है, जो प्रवेश मतलब आप तो एडमिशन तो ले ही चुके हो, तो एक तरह से आपका अगली एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन होता है या जो भी प्रोसेस होता है वो 15 दिन के अंदर ही आपको पूरा करा लेना चाहिए पड़ेगा। विश्वविद्यालय कहता है कि साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। पहला विंडो क्या है? 11 नवंबर से 10 दिसंबर, ये ऑड सेमेस्टर के लिए है, और 11 अप्रैल से लेकर के 10 मई ये इवन सेमेस्टर के लिए है। तो अब क्या होगा, इन्हीं 2 विंडो में ही आपको सारे एग्ज़ाम पूरे करा लेने हैं। तो किसी भी प्रकार की परीक्षा, तो जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, यहाँ पे लिखा गया है, जो परीक्षा नियंत्रक हैं, वो विश्वविद्यालय में होने वाली अन्य सभी प्रकार के परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम इस तरह बनाएंगे कि वो निर्धारित समय के अंदर पूर्ण हो और विशेष परिस्थिति में अनुमति के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया जाए। मतलब पूरा जोर इनका है कि जो एग्ज़ाम विंडो 1 है और एग्ज़ाम विंडो 2 है, इसी में ही सारे एग्ज़ाम पूरे कर लिए जाएं। अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाती है तब जो है फिर शासन के से उसका आदेश लेकर के उसको आगे काम किया जाएगा, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ी जवाबदेही हो जाती है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पर देखो बहुत ज़रूरी चीज़ लिखी है कि अगर संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और अगर नहीं होगा तो उस पर प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप अगर विंडो 1 और 2 के अंदर ही एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं तो पहले से उसका परमिशन ले लो। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो ये जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है ये उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और प्रतिकूल प्रविष्टि का मतलब है उसके ऊपर एक कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही, मतलब यूनिवर्सिटी के जो संविधान के हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब असल में क्या होता है, कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता है, क्योंकि भले इनकी सरकारी नौकरी है लेकिन एक इज्जत भी होती है, प्रतिष्ठा भी होती है, आगे के लिए स्कोप भी होता है कि भाई परीक्षा नियंत्रक हैं तो आने वाले समय में धीरे धीरे वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से है, कहीं के वाइस चांसलर बनने की भी दौड़ में आ जाते हैं। लेकिन जब इस तरह कार्रवाई हो जाती है ना तो उनके नाम पर एक तरह से एक बट्टा लग जाता है, तो फिर उनके लिए फिर वो रेस में हट ही जाते हैं, एक तरह से कह लो। कोई भी दागी लोगों को नहीं रख सकता, ऐसा कुछ समझ लें। तो इसलिए कोई भी इसमें ऐसा करने की हिमाकत तो नहीं करेगा। तो इसीलिए आप ये समझिए कि विंडो 1 विंडो 2 के अंदर ही आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके बाद एक माइनर पेपर आपके होते हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि माइनर की परीक्षाएं 1 से 2 दिन में आयोजित की जाएं। और विश्वविद्यालय क्या करेगा, जो स्वयं पोर्टल है, भारत सरकार का स्वयं पोर्टल है, जहां बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर कोर्सेस फ्री में बनाते हैं और सभी स्टूडेंट उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, अपने मेल के थ्रू उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब आपके जो माइनर पेपर होने हैं वो स्वयं पे जो पहले से चल रहे हैं कोर्सेस उनसे होने हैं। अब आप सोचोगे कौन कौन से कोर्स होते हैं भाई, अब कहाँ हम स्वयं ढूंढने जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय क्या करे, ये जो माइनर या जो स्किल कोर्स हैं इनको सूची बना करके संस्तुत कर सकते हैं। मतलब वो डिस्प्ले करें, वो बच्चों को बताएं कि देखो ये कोर्सेज हैं जो आपको माइनर की तरह से आप यूज कर सकते हो। और विद्यार्थी क्या करते हैं, उन रिकमेंडेड कोर्सेज का अध्ययन स्वयं पर निःशुल्क करें और विश्वविद्यालय फिर उनकी परीक्षा माइनर पेपर के साथ कराएंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे टीचर नहीं पढ़ाएंगे माइनर पेपर, हमारे टीचर यूनिवर्सिटी के नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि आपको स्वयं पोर्टल पर जाकर के पढ़िए और उनका एग्ज़ाम हम ले लेंगे। तो सभी विश्वविद्यालय स्वयं ऑनलाइन कोर्स की मैपिंग करेंगे और उसकी सूची वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। मतलब आज जैसे मान लीजिए कि बीएससी सेकेंड सेम है, तो बीएससी सेकेंड सेम में अगर कोई माइनर पेपर है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी ही बताएगी कि देखो भाई आप ये 3 कोर्सेस, 3 प्रोफेसर हैं मैप्स स्वयं पे, ये आप कर सकते हो। और अगर आप उसको करोगे तो आपको वहाँ पर सब, अगर आप सब पास हो जाओगे आपको क्रेडिट मिलेगा और उस क्रेडिट को ट्रांसफ़र
हो जाएगा यहाँ पर। तो ये एक बहुत बढ़िया कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। बच्चे अपने लेवल पर ही कुछ पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कहा गया है कि जैसे 26 जुलाई तक के सारे एडमिशन पूरे कर लिए जाएं। अब ये देखो, ये बड़ी चीज़ है, बात इन्होंने अच्छी बात बताई है कि जो एडमिशन यहाँ पर लटका करता है, चला करता है महीनों तक, पता लगा कि अगस्त के आखिर तक भी एडमिशन चल रहे हैं, तो कहा गया है कि 26 जुलाई तक आपको एडमिशन पूरे कर लिए जाने चाहिए। अगर कोई कहता है कि CUT जैसे एग्ज़ाम है, CUT UG होता है, उसके रिजल्ट बाद में निकला और फिर बच्चे लेके आते, तो ठीक है, अगर उस समय कुछ सीटें खाली होंगी तो फिर दे करके उनके मामले उनको एडमिशन भी दिया जा सकता है। और अगर वो जो कि देर से आए होंगे तो उनकी जो उनको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उनका सिलेबस पूरा कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से सख्ती के रूप में आप देख रहे हो कि 26 जुलाई तक पूरा कर लेना है। अब यहाँ पे देखो, अगर प्रवेश अब आपको अगर डिले हो गया तो लिखा है इन्होंने, अगर प्रवेश पूर्ण कराने में कुल सचिव का ही पूरा मतलब उत्तरदायित्व है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके रजिस्ट्रार की है। अगर रजिस्ट्रार ऐसा नहीं कर पाते, अगर किसी भी प्रकार की देरी होती है, तो कुल सचिव की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और उनके खिलाफ भी प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी। कहने का मतलब है उनके ऊपर भी एक डंडा चलेगा। तो इस तरह से एग्जामिनेशन कंट्रोलर को दिया गया है कि भैया एग्जाम टाइम से करा लो, नहीं तो नब जाओगे। ऐसे ही रजिस्ट्रार से कहा गया है कि एडमिशन टाइम से करा लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये जो दो चीज़ अभी लिखित में आ गया, देखो बच्चों, इसमें जरूरी क्या आपको, अरे सर ऐसा तो बहुत सारा नहीं, ओरल नहीं है, ये लिखित में है। लिखित कहने का मतलब है कि कल को कोई भी बच्चा इस कागज को लेकर के कोर्ट में जा सकता है, कार्यवाही के लिए बात कर सकता है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कौन रिस्पॉन्सिबल है, पहले से है। तो कोई रजिस्ट्रार ये नहीं कह सकता अगर मुझे मालूम नहीं था, या कंट्रोलर नहीं कह सकता मुझे मालूम नहीं था। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब एक और चीज़ देखें, पॉइंट नंबर 13 देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वो कह रहे हैं कि जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो प्रायोगिक परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षण संस्थान अपने संस्थानों के YouTube चैनल पर प्रायोगिक परीक्षाओं की लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे या अपलोड करेंगे। इसका मतलब है कि जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे होंगे, तो प्रैक्टिकल एग्जाम सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वाइवा हो रहा है, जो भी कुछ है, नकल लोकल जो भी है, उसकी लाइव स्ट्रीम करो यूट्यूब पर या उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करो। तो हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल पर उस कॉलेज को, विश्वविद्यालय कैंपस हो, देखो यहाँ पे लिखा है विश्वविद्यालय कैंपस हो या महाविद्यालय है, यानी कि कॉलेज हो या विश्वविद्यालय कैंपस हो, इनको अपने यूट्यूब चैनल पर अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को या तो लाइव स्ट्रीम करना पड़ेगा या अपलोड करना पड़ेगा, और वो वहाँ पर रहेगी। तो आप जा करके देख सकते हो कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि नहीं, वाइवा हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे ही भाग गया, ऐसे क्या कर रहा है। क्योंकि कई बार शिकायत होती है कि सर हमने तो लैब किया ही नहीं, बस ऐसे ही आकर के नंबर दे के चले गए। तो ये जरूरी है। तो परीक्षा नियंत्रक, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, इसको जो है ये इसके लिए कार्यशाला आयोजित करेंगे कि भाई कैसे करना है। तो इसके लिए वर्कशॉप होगी, कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है, कैसे वहाँ पर रखना है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये देखने वाला होगा इस बार कैसे ये करते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताया गया है। डिस्क्रिप्टिव जो है एक बहुउत्तरीय MCQ परीक्षा, दोनों तरह की होती है। हमारे पास डिस्क्रिप्टिव भी होता है, हमारे पास MCQ भी होता है। इन्होंने ये बताया है कि भाई तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वहाँ विद्यार्थियों के ज्ञान का जो है मूल्यांकन MCQ के आधार पर किया जाता है। मतलब भाई बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें कि MCQ क्वेश्चन आते हैं, तो हम उसकी तैयारी करवाने के लिए बच्चों से MCQ तरह के एग्जाम लेते हैं, और साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्टिव तरह के भी एग्जाम लेते हैं। तो जितने ऑड सेमेस्टर हैं, ऑड में डिस्क्रिप्टिव होगा। जैसे O है तो D है, तो O मतलब ऑड, D मतलब डिस्क्रिप्टिव। तो ऑड में डिस्क्रिप्टिव। इवन में क्या है, इवन में आपका फिर जाहिर सी बात है, अगर ऑड में डिस्क्रिप्टिव है तो इवन में MCQ होगा। तो इसका मतलब है कि आपका सेमेस्टर नंबर 1, सेमेस्टर नंबर 3, सेमेस्टर नंबर 5, यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, और सेमेस्टर नंबर 2, 4, 6 में आपको सिर्फ टिक लगाना होगा करेक्ट आंसर पर। तो दिस इज द केस, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा टीचरों के ऊपर सख्ती भी बताई गई है कि भाई आपको 30 ड्यूटी लीव मिलेंगी। अब ड्यूटी लीव वगैरह टीचरों को मिलती हैं, कैजुअल लीव, ड्यूटी लीव, ये सब मिलती हैं उनको। तो 30 ड्यूटी लीव ही मिलेगी। और ये भी कह रहे हैं कि ऐसा देखा गया है कि विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षकों को ही बार बार कार्य दिया जाता है। मतलब कोई टीचर ही है, वही पतला कंट्रोलर भी बने हैं, वही डीन भी बने हैं, वही स्टूडेंट वेलफेयर भी बने हैं, तो वही सब कुछ है। पता लगा जैसे ना बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे विभाग उनको आवंटित कर दिए जाते हैं स्वतंत्र प्रभार में, वो सब हैं, वित्त मंत्री भी, रक्षा मंत्री भी, तमाम तरह के हैं। ऐसा नहीं है। तो अन्य योग्य शिक्षकों को भी कार्य आवंटित नहीं किया जाता है। तो ये जो यूनिवर्सिटी के अंदर टीचरों के बीच में जो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है, जिसके तहत कुछ टीचर इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि किसी की बात ही नहीं सुनते। कोई बच्चा उनके पास शिकायत लेके जाता है तो कुछ सुनते ही नहीं, जो कि जानते भी इतने सारे पावर, इतने सारे विभाग उनके पास हैं। तो उस
पावर को कंट्रोल करने के लिए भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है किसी भी शिक्षक को 30 दिन से अधिक का विश्वविद्यालय का कार्य ना दिया जाए और सभी शिक्षक प्रतिभाग कर सके, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि शैक्षणिक को समय से पूर्ण कराए, शैक्षिक अवधि के उपरांत अतिरिक्त कक्षाएं चलाकर और अवकाश के दिनों में भी अतिरिक्त कक्षाएं चलाकर शैक्षणिक कार्य को निर्धारित कार्यानुसार पूर्ण कराते हुए ससमय परीक्षा कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे आखिर में यही कह रहे हैं अपने 17वें 16वें पॉइंट में कि भाई किसी भी तरह से जो मैंने टाइम बताया है उन्हीं उसी हफ्ते के अंदर, चाहे एक्स्ट्रा क्लास लो, चाहे छुट्टियों में क्लास करवाओ, चाहे ऑनलाइन लो, किसी भी तरह से परीक्षा को ससमय आपको पूरा करना है, विद इन विंडो जो है उसी में पूरा करना है। जो जाड़े की छुट्टियां हैं, जो गर्मी की छुट्टियां हैं, इसके दौरान शिक्षक तभी अपनी छुट्टी ले पाएंगे जब उन्होंने कॉपी चेक कर ली हो, परीक्षा का काम करवा लिया हो, प्रवेश का है तो प्रवेश का काम करा लिया हो। इसको पूर्ण करने के बाद ही मुख्यालय को छोड़ने की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे और ये अनुमति भी आपके प्रिंसिपल या आपके जो वाइस चांसलर हैं वही इसको चेक करके सैंक्शन करते हैं। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट बड़ा ही अच्छा डॉक्यूमेंट है मैं ये कहूँगा। और आपके बहुत सारे सवाल होते हैं ना, कब एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा, कौन लेगा, क्या कैसे, कौन जिम्मेदार है, तो बहुत अच्छे तरीके से जिम्मेदारियां यहाँ तय की गई हैं। इन डेटों को आप नोट कर लीजिए और इन्हीं डेट के इर्द गिर्द आप देखोगे तो मुझे उम्मीद है जिस तरह से हमारे वाइस चांसलर साहब और पूरा प्रशासन इस बार लगा हुआ है इसको स्ट्रीमलाइन करने में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी काफ़ी हद तक अपने आप को रेगुलराइज कर ली जाएगी और जो दिक्कतें उसमें रहती हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं क्या क्या होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।